ये कहानी उस समय की है जब टिकटॉक को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। उस समय एक फेमस टिकटॉक स्टार हुआ करती थी जिसका नाम था अंजलि। अंजलि के लाखों फॉलोवर थे, लेकिन टिकटॉक के अचानक बंद कर दिए जाने से अंजलि की दिमागी हालत बिगड़ गई थी और फिर अंजलि ने ट्रेन के नीचे कटकर सुसाइड कर दी थी। और उसके बाद अंजलि की आत्मा को मुक्ति न मिल पाने के कारण वो एक चुड़ैल बन गई थी। अंजलि चुड़ैल आज भी रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड करती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्यूटीफुल चुड़ैल। मैं सचमुच में बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। आप भी मेरे फॉलोअर बन जाइए। मेरी रील को लाइक और शेयर कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपके घर आ जाऊंगी और आपको मार डालूंगी। इस तरह अंजलि चुड़ैल अपने वीडियो बनाकर उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर देती है। इसी रात सोनिया नाम की एक लेडी अपने फ्लैट में अकेली बैठी हुई कॉफी पी रही थी और सोच रही थी, पता नहीं आकाश जी आज कहाँ रह गए। अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं लौटे? हर रोज तो इस टाइम तक आ ही जाते हैं। तभी सोनिया के मोबाइल की घंटी बजी और मोबाइल के डिस्प्ले पर आकाश हबी लिखा हुआ नाम शो होता है। सोनिया मोबाइल उठाकर देखती है। अरे, ये तो आकाश जी की कॉल आ गई। हेलो आकाश जी, कहाँ हो आप? अभी तक घर क्यों नहीं आए? हाँ डार्लिंग, ऑफिस में आज थोड़ा अर्जेंट काम है। मैं घर आने में काफी लेट हो जाऊंगा। ओके डियर, मैं आपका वेट करूंगी। इतना कहकर सोनिया कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। लगता है आज सारी रात इनका वेट करने में ही गुजर जाएगी। चलो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम देखकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और सोनिया अपने मोबाइल पर अपना इंस्टाग्राम ओपन कर लेती है। तभी सोनिया के सामने ब्यूटीफुल चुड़ैल नाम से एक रील आती है और इस अजीब से टाइटल को देखकर सोनिया थोड़ी अटपटा जाती है। हद हो गई, कैसे कैसे अजीबोगरीब नाम यूज करते हैं लोग। थोड़ा अजीब तो है पर है इंटरेस्टिंग। चलो इसी वीडियो को देखती हूँ। सोनिया वीडियो प्ले करती है और बड़े गौर से वीडियो को देखती है। ये वही वीडियो था जो चुड़ैल ने अपलोड किया था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ब्यूटीफुल चुड़ैल। मैं सचमुच में बहुत ही ब्यूटीफुल हूँ। मेरे लाखों फॉलोअर्स हैं। आप भी मेरे फॉलोअर बन जाइए। मेरी रील को लाइक और शेयर कीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आपके घर आ जाऊंगी और आपको मार डालूंगी। हाँ, क्या पागलपन है? भला इस तरह धमकी देने से कौन इस अकाउंट को फॉलो करेगा? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। फिर सोनिया मोबाइल को टेबल पर ही छोड़कर पानी लेने के लिए फ्रिज के पास जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलने लगती है कि तभी चुड़ैल की डरावनी गुर्राहट से पूरा कमरा गूंजने लगता है। सोनिया हड़बड़ाकर पीछे पलटकर देखती है। सोनिया के मोबाइल के डिस्प्ले के अंदर से चुड़ैल की मुंडी बाहर निकलकर गुर्रा रही है। ये भयानक नजारा देखकर सोनिया की चीख निकल जाती है। और सोनिया डरकर मुंडी की तरफ से अपना चेहरा फ्रिज की तरफ घुमा लेती है
और तभी चुड़ैल के गुर्राने की आवाज आनी बंद हो जाती है। सोनिया फिर से पलटकर मुंडी की तरफ देखती है, लेकिन अब वो चुड़ैल की मुंडी वहां से गायब हो चुकी थी। सोनिया हैरान होकर सोचने लगती है, वो भयानक मुंडी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं था? ये तेरा वहम नहीं था। रियल में रील वाली चुड़ैल तेरे फ्लैट में आ चुकी है। चुड़ैल की आवाज सुनकर सोनिया छत के पंखे की तरफ देखती है। चुड़ैल पंखे से चिमगादड़ की तरह उल्टी लटकी हुई थी। चुड़ैल जंप लगाकर सोनिया के सामने कूद जाती है। सोनिया डरते हुए पूछती है, तुम कौन हो? मैं रील बनाने वाली ब्यूटीफुल चुड़ैल हूँ। तूने मुझे फॉलो नहीं करके अपनी मौत को इनविटेशन दिया है। अब तू मेरे हाथों से मरेगी। और चुड़ैल एक बड़ी सी कैंची से सोनिया की मुंडी उसके धड़ से अलग कर देती है। उसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर आए दिन इसी तरह की सनसनीखेज वारदातें शहर में होने लगती हैं। जो कोई भी ब्यूटीफुल चुड़ैल को फॉलो करने से इनकार करता, चुड़ैल वहां पहुंचकर उसे मार देती। एक हफ्ते में 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं चुड़ैल द्वारा की जा चुकी थी। पूरा शहर इन रहस्यमयी हत्याओं पर हैरान था। और फिर एक दिन ऐसी ही एक घटना सूरज के साथ भी घटी। सूरज तंत्र मंत्र का ज्ञाता और कर्मकांडी पंडित था। सूरज ने तंत्र मंत्र पर आधारित अपना एक YouTube चैनल भी बनाया हुआ था, जिस पर वो तंत्र मंत्र पर आधारित वीडियो बनाकर भी डाला करता था। सूरज अपने कार्यालय में बैठा हुआ अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख रहा था कि तभी उसके सामने ब्यूटीफुल चुड़ैल वाली रील वीडियो आ जाती है। वीडियो देखकर सूरज कुछ सोच में पड़ जाता है। ओह, ये वीडियो है। मेरी छठी इंद्री बता रही है कि इस रील का शहर में होने वाली हत्याओं से जरूर कोई ना कोई संबंध है। मैं भी इसे फॉलो नहीं करूंगा, देखता हूं क्या होता है। तभी मोबाइल के डिस्प्ले से निकलकर चुड़ैल बाहर आ जाती है। तू मुझे फॉलो नहीं करेगा तो आज तू भी मरेगा, देख। सूरज चुड़ैल से बिल्कुल भी नहीं डरता और चुड़ैल से कहता है, तो मेरा शक सही निकला, तो तूने ही वो सारी हत्याएं की हैं। हाँ, मैंने ही मारा है उन सबको। मैं ब्यूटीफुल चुड़ैल हूँ। मैं सोशल मीडिया की सुपरस्टार बनना चाहती हूँ। जो मुझे फॉलो नहीं करेगा, मैं उसे मार डालूंगी। अच्छा, तू मुझे धमका रही है? मैं तुझसे नहीं डरता और मैं तुझे फॉलो भी नहीं करूंगा। बोल, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? मैं तुझे मार डालूंगी। और फिर चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों वाले पंजों से जैसे ही सूरज पर हमला करती है, सूरज लपक कर
अपने तंत्र मंत्र के सामान में से एक तांबे का लोटा उठा लेता है और लोटे का जल चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है। अरे ये तूने क्या डाल दिया मुझ पर? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। अरे कोई बचाओ, बचाओ मुझे। ये बालाजी धाम मंदिर का जल है। ये तुझे चुड़ैल योनि से मुक्ति दिला देगा। और चुड़ैल जलकर राख के ढेर में बदल जाती है। चुड़ैल की आत्मा वातावरण में विलीन हो जाती है। चुड़ैल के अंत होने के साथ ही इंटरनेट से चुड़ैल का इंस्टाग्राम अकाउंट भी अपने आप डिलीट हो जाता है और रील बनाने वाली ब्यूटीफुल चुड़ैल का आतंक हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। 14 वर्षीय मंजू एक मंद बुद्धि लड़की थी। वो सारा दिन गांव के बच्चों के साथ खेलती रहती थी। मंजू कभी गुल्ली डंडा खेलती तो कभी कंचे और खुश रहती। मंजू के पिता गंगाराम और मां सरोज मंजू को बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है, गंगाराम एक साइकिल मिस्त्री से अपनी साइकिल में नया टायर डलवा कर आते हैं और साइकिल से निकला हुआ पुराना टायर घर ले जाते हैं। मंजू अपने पिता से टायर ले लेती है और टायर को चलाने लगती है। अरे वाह वाह, ये टायर चलाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। अरे मंजू बिटिया, इस टायर के साथ क्यों खेल रही हो? तुम्हें चोट ना लग जाए बिटिया। नहीं लगेगी बाबा। तभी वहां मंजू की मां सरोज भी आ जाती है और मंजू को टायर चलाते देख गंगाराम से कहती है, तुम्हारी लाडली को अब ये नया खेल मिल गया है। अब ये इस खेल का पीछा नहीं छोड़ेगी, देख लेना। अरे खेलने दे सरोज, मंजू को खुश देखकर मेरा मन भी खुशी से झूम उठता है। और उस दिन के बाद से मंजू सारा दिन गांव की गलियों में टायर चलाते हुए खेलती फिरती है। मंजू को टायर चलाते हुए देखकर गांव की महिलाएं हंसती हैं और आपस में बातें करती हैं। अरे चंपा, देख तो सही, गंगाराम भाई की बावली बेटी कैसे लड़कों की तरह टायर चलाती हुई घूम रही है। अरे बहन, ये लड़की भी चलता फिरता नमूना है, नमूना। स्कूल पढ़ने तो जाती नहीं और खेल खेलती है लड़कों वाले। गांव का एक लड़का ढोलू, जो कि बहुत ही शरारती और लफंगा था, दूसरे बच्चों को परेशान करने और बच्चों से लड़ाई करने में माहिर था। जब ढोलू मंजू को टायर चलाते हुए देखता है तो ढोलू मंजू का टायर छीनकर कहता है, अरे टायर चलाना तो लड़कों का खेल है, तू तो जाकर गुड़िया से खेल, नहीं तो तेरी चोटी उखाड़ दूंगा। मैं किसी लड़के से कम थोड़ी ना हूँ, मैं तुझसे ज्यादा तेज टायर चला सकती हूँ। मंजू की बात सुनकर ढोलू को तैश आ जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो चल फिर ठीक है, आज शाम को तू मेरे साथ टायर की दौड़ लगा लेना, मैं भी देखूं तुझ में कितना दम है। ठीक है, आ जाना शाम को अपना टायर लेकर। और मंजू फिर ढोलू के हाथ से अपना टायर झपटकर टायर को चलाती हुई भाग जाती है। इसी शाम को गांव के सरकारी नल के सामने से मंजू और ढोलू की टायर रेस शुरू होती है। ढोलू तेजी से अपना टायर चलाता हुआ मंजू से आगे निकल जाता है। ढोलू के पीछे पीछे ढोलू के दो दोस्त पप्पू और गुल्ली ढोलू का उत्साह बढ़ाते हुए दौड़ रहे थे। बहुत बढ़िया ढोलू, बहुत बढ़िया, और तेज चला, और तेज और तेज। अबे ढोलू, लड़की से हारकर नाक मत कटवा देना हमारी, और दम लगा और तेज भगा। और ढोलू पूरा जोर लगाकर टायर को मंजू से आगे आगे दौड़ा रहा था। तभी मंजू अपनी गति बढ़ा देती है और कुछ ही देर में ढोलू से आगे निकल जाती है।
गांव के बाहर पीपल के बड़े पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा खुदा हुआ था। मंजू गड्ढे के पास पहुंचकर रुक जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है। मैं जीत गई। मैंने ढोलू को टायर रेस में हरा दिया। हुर्रे हुर्रे। ढोलू एक लड़की से रेस हारने पर गुस्से से लाल हो जाता है। ज्यादा खुश मत हो बावली, नहीं तो मैं तुझे इसी गड्ढे में धक्का दे दूंगा। अच्छा, तू मुझे धक्का देगा? जरा दे तो सही, फिर बताती हूँ मैं तुझे। और फिर ढोलू मंजू को गड्ढे में धक्का देकर गिरा देता है। गड्ढे में गिरकर मंजू को चोट लगती है और मंजू बेहोश हो जाती है। ढोलू के दोस्त ढोलू से कहते हैं, अबे ढोलू के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया? मंजू को गड्ढे में धक्का दे दिया। यार, मुझे लगता है वो गड्ढे में गिरकर मर गई है, नहीं तो वो हम लोगों को जरूर पुकारती। तुम दोनों अपनी चोंच को बंद रखना, किसी से भी इस बारे में कुछ बोला तो टांगे तोड़ दूंगा। चलो अब यहाँ से भाग चलते हैं। ढोलू अपने दोनों साथियों के साथ भाग जाता है। ये सारी घटना पीपल के पेड़ पर बैठी हुई एक चुड़ैल देख रही थी। चुड़ैल पेड़ से उड़कर गड्ढे में बेहोश पड़ी मंजू के पास पहुंचती है और मंजू की नब्ज चेक करती है। ईश्वर तेरा धन्यवाद, ये बच्ची अभी जिंदा है। मुझे इस बच्ची को जादुई ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो खून बह जाने के कारण ये मर भी सकती है। और चुड़ैल बेहोश मंजू को जादुई ग्लूकोज की ड्रिप लगा देती है और फिर रात हो जाती है। मंजू के माँ बापू मंजू के अचानक लापता हो जाने से बहुत परेशान होते हैं। अरे पता नहीं मेरी बिटिया कहाँ गायब हो गई। मैं तो उसे पूरे गांव में ढूंढ आया हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। हाय मेरी मंजू, तो कहाँ चली गई मेरी बेटी? सुनो जी, जरा ढूंढ के तो लाओ, कहाँ चली गई मेरी बच्ची मंजू? रात के अंधेरे में साइकिल का एक टायर अपने आप ही चलता हुआ गांव की गली में चला जा रहा था। गली के दो कुत्ते टायर की तरफ देखते हुए भौंकने लगते हैं, लेकिन टायर सीधा चला जा रहा था। ढोलू के घर के सामने आकर टायर रुक जाता है और ढोलू को पप्पू की आवाज में पुकारता है। ढोलू, ओ भाई ढोलू, अरे जल्दी से बाहर आ, मुझे तुझसे एक जरूरी बात कहनी है। अंदर घर में बैठा हुआ ढोलू आवाज सुनकर सोचने लगता है। अरे ये पप्पू का बच्चा मुझे रात में क्या बताने आया है, चल कर देखता हूँ। ढोलू उठकर घर के बाहर आता है तो अपने गेट के आगे एक टायर को पाता है। टायर को खड़ा पाकर वो सोचने लगता है, अरे ये क्या, पप्पू तो यहाँ पर है ही नहीं, फिर मुझे पुकार कौन रहा था? तभी टायर चुड़ैल की आवाज में बोलने लगता है। तुझे पप्पू ने नहीं, मैंने पुकारा था बदमाश। रुक जा, कहाँ जा रहा है? और फिर वो टायर हवा में उछल उछल कर ढोलू की पिटाई करने लगता है। अरे मर गया रे, हाय कोई मुझे इस टायर से बचाओ, हाय कोई मुझे इस टायर से बचाओ। ढोलू का शोर सुनकर ढोलू के माता पिता और पड़ोसी भी घर से बाहर निकल आते हैं और टायर द्वारा ढोलू की पिटाई होती देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी चुड़ैल भी प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं। ए चुड़ैल, तू मेरे बेटे को क्यों पीट रही है? मेरे ढोलू ने तेरा क्या बिगाड़ा है? बहन, तुम्हारा ये बेटा बहुत लफंगा है। मैं इसे पटक पटक कर इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। चुड़ैल ढोलू को हवा में उठाकर जमीन पर पटक देती है।
ओई माँ, मेरी तो हड्डियां टूट गई रे। अरे 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 चुड़ैल बहन, मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू इसे माफ कर दे। ये लफंगा माफी के लायक नहीं है। जानते हो आज इसने क्या किया है? और फिर चुड़ैल ढोलू द्वारा मंजू को गड्ढे में धकेलने की सारी घटना लोगों को सुनाती है। ढोलू चुड़ैल से कहता है, मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं भूल से भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। अच्छा, तो तूने गलती की है। चल मुर्गा बन, माफी मांग नालायक। ढोलू मुर्गा बन जाता है तो वहां खड़े लोग चुड़ैल से कहने लगते हैं, अरे चुड़ैल बहन जी, अब तो ये मुर्गा भी बन गया, अब तो इसे माफी दे दो। हाँ हाँ, इसे इसकी गलती का एहसास हो गया, अब तो इसे माफ कर दो। ठीक है, तुम सबकी सिफारिश पर मैं इसे माफ करती हूँ, पर आगे से इसने अगर कोई बुरा काम किया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद सभी लोग मंजू के माँ बाप को साथ लेकर उस गड्ढे पर आते हैं जहां पर मंजू गड्ढे के अंदर गिरी हुई थी। चुड़ैल गड्ढे में उतरती है और मंजू को गोद में लिए गड्ढे से बाहर आकर मंजू को उसके पिता के हवाले कर देती है। चुड़ैल बहन, तुमने मेरी बिटिया की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा? अरे ये तो मेरा फर्ज था। और फिर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। सभी लोग मंजू को लेकर गांव की ओर चल पड़ते हैं। एक समय की बात है, रहीमपुर गांव के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में अनार का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक चुड़ैल। उस चुड़ैल के बाल बहुत घने और लंबे थे। चुड़ैल को अपने बालों से बहुत प्यार था। चुड़ैल सारा दिन अनार के पेड़ पर बैठी हुई अपने बालों को सहलाती रहती थी। एक बार चुड़ैल काफी ज्यादा बीमार हो गई और बीमारी के कारण चुड़ैल के सारे बाल कमजोर होकर झड़ गए और चुड़ैल बिल्कुल गंजी हो गई। चुड़ैल जब अपने भूतिया आईने में अपना गंजा सर देखती तो उसे बहुत दुख होता और चुड़ैल खूब रोती। मेरे लंबे घने बाल झड़ गए, मैं तो गंजी हो गई। अरे मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। मैं अब इस गंजी खोपड़ी का क्या करूं? चुड़ैल के साथ घटी इस बाल झड़ घटना के कई दिनों के बाद की बात है। रहीमपुर गांव का मुबारक अली, जो कि साइकिल पर घूम घूम कर बच्चों के खिलौने बेचने का काम करता था, अपनी साइकिल पर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि तभी मुबारक अली को एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ चुड़ैल का भूतिया आईना नजर आता है। आईना धूप में चमक रहा था। मुबारक अली आईने पर नजर पड़ते ही अपनी साइकिल रोक लेता है। अरे इस पेड़ के नीचे ये क्या चीज पड़ी है जो इतनी चमक रही है? वल्ला वल्ला, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। चलकर देखता हूँ क्या चीज है ये। मुबारक अली पेड़ के पास आता है और आईने को उठा लेता है। हैं?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये तो बड़ा शानदार आईना है, देखने में ही काफी महंगा लग रहा है। इतने अच्छे आईने को भला यहाँ किसने फेंका होगा? कोई बेवकूफ ही होगा। खैर, जिसने भी फेंका हो मुझे क्या, अब तो ये मेरा है। मेरी बीवी शब्बो इस आईने को देखकर खुश हो जाएगी। और मुबारक अली आईना लेकर अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर मुबारक अली अपनी बीवी शब्बो को आईना देता है। अरे शब्बो, ओ शब्बो, ये देख, मैं तेरे लिए कितना शानदार आईना लाया हूँ। अरे वाह, ये आईना तो वाकई बहुत खूबसूरत है। चलो, अच्छा हुआ जो तुम ये आईना ले आए। हमारे घर में आईना था भी नहीं। शब्बो आईने को अपने कमरे में दीवार पर टांग देती है। फिर रात हो जाती है। मुबारक अली अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाता है और शब्बो भी सोने ही वाली होती है कि तभी शब्बो की नजर अचानक दीवार पर टंगे आईने पर पड़ती है और शब्बो सोचने लगती है। सोने से पहले क्यों ना इस आईने में देखकर अपने बाल ही संवार लूं? और शब्बो उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कंधे से अपने बाल संवारने लगती है कि तभी आईने के अंदर कुछ हलचल सी होती है और फिर गंजी चुड़ैल का चेहरा आईने में नजर आने लगता है। शब्बो आईने में चुड़ैल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या? इस आईने में तो चुड़ैल है। अरे अरे कोई बचाओ, ये चुड़ैल है। तभी चुड़ैल की आंखों से रोशनी सी निकलकर शब्बो की आंखों में समा जाती है और शब्बो अपने होश खो बैठती है। चुड़ैल आईने से निकलकर बाहर आ जाती है। शब्बो, मैंने तेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। अब तू मेरे लिए इस गांव की औरतों के बाल काट कर लाएगी। तू जितनी ज्यादा औरतों के बाल काटेगी, मेरे गंजे सर पर उतने ही ज्यादा बाल उगेंगे। और उसके बाद चुड़ैल शब्बो के शरीर में समा जाती है। शब्बो एक उस तरह लेकर घर से चुपचाप निकल पड़ती है। शब्बो शिकार की तलाश में पूरे गांव में घूमती है। तभी शब्बो की नजर एक घर की खिड़की पर पड़ती है और शब्बो खिड़की से झांक कर देखती है। घर के अंदर पारो नाम की महिला अपने पति के साथ सोई हुई थी। बड़े मजे से सो रही है पारो। ठहर, अभी तुझे गंजा करती हूँ। मेरी मालकिन को तेरे बालों की बहुत जरूरत है। और फिर शब्बो घर का गेट खोलकर चुपके से घर में आ जाती है और उस तरह से सोई हुई पारो का सिर मूंदकर पारो के बाल लेकर चंपत हो जाती है और फिर अपने घर वापस आ जाती है। चुड़ैल शब्बो के शरीर से बाहर निकलकर पारो के बाल शब्बो से ले लेती है और आईने के अंदर वापस चली जाती है। फिर शब्बो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। सुबह होने पर जब पारो जागती है तो अपने सिर से बालों को गायब पाकर रोना चीखना शुरू कर देती है। हाय हाय,
गए। देखो तो कोई मेरे बाल काट कर ले गया रे। मेरे सुंदर सुंदर बाल न जाने कहाँ चले गए। अरे मैं तो गंजी हो गई। कोई देखो तो सही। अरे अरे पारो पारो पारो, ये क्या हुआ? अरे तेरे बाल कहाँ गए? रात में तो तेरे सिर पर घने बाल थे, अब तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं जी, कौन मुझे गंजी कर गया रातों रात। और फिर पारो के गंजी हो जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग ये खबर सुनकर बड़े हैरान हुए। रात हो जाती है और फिर से गंजी चुड़ैल आईने से बाहर निकल आती है। अब चुड़ैल के गंजे सिर पर थोड़े से बाल उग आए थे। चुड़ैल शब्बो के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शब्बो उस तरह लेकर घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद मुबारक अली की आंखें खुल जाती हैं। मुबारक अली शब्बो को बिस्तर से गायब पाकर सोच में पड़ जाता है। हैं? लाहौल विला कुव्वत। अरे इतनी रात गई, ये शब्बो कहाँ चली गई? घर का गेट भी खुला हुआ है, इसका मतलब शब्बो घर से बाहर कहीं गई है, पर कहाँ गई है? मुबारक अली लेटकर शब्बो के आने का इंतजार करने लगा। इधर गांव में शब्बो एक घर के अंदर घुस जाती है और घर में सोई हुई महिला को गंजी करके उसके बाल लेकर चंपत हो जाती है। शब्बो लौटकर अपने घर आ जाती है। फिर चुड़ैल शब्बो के शरीर से बाहर निकल आती है और शब्बो से कहती है, तू मेरी गुलाम है शब्बो। इसी तरह हर रात गांव की औरतों के बाल काटकर मेरे हवाले करती जा। मैं तेरी जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। और फिर चुड़ैल शब्बो से बाल लेकर आईने के अंदर समा जाती है। मुबारक अली चुपचाप लेटे हुए सारा नजारा देखता रहता है। फिर शब्बो लेटकर सो जाती है। हाय या अल्लाह, ये क्या मामला है? मेरी शब्बो चुड़ैल के कब्जे में है, यानी शब्बो ही गांव की औरतों के बाल काट रही है। ये क्या हो गया? सुबह होते ही फिर से एक महिला के बाल काटे जाने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। लोग बातें करने लगे। अरे भैया, पता नहीं कौन है जो गांव की औरतों को गंजी कर रहा है। अरे भैया, मुझे तो ये किसी जिन्न या चुड़ैल का किया धरा लग रहा है। अगर कोई इंसान ये काम करता तो नजर तो आता। हाँ भाई, शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर रात होती है और चुड़ैल भूतिया आईने में नजर आती है। चुड़ैल के बाल थोड़े और लंबे हो चुके थे। चुड़ैल कहती है, आज रात का शिकार करके मेरे बाल और भी लंबे हो जाएंगे। चुड़ैल जैसे ही आईने से बाहर आना ही चाहती थी कि तभी मुबारक अली एक हथौड़ा लेकर अचानक आईने के आगे आ खड़ा होता है और चुड़ैल से कहता है, अरे गंजी चुड़ैल, तेरा भांडा फूट चुका है। मैं अब तुझे और किसी औरत के बाल काटने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मुबारक अली हथौड़े से भूतिया आईने को तोड़ डालता है। आईने के टुकड़े टुकड़े होते ही चुड़ैल भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है और फिर शब्बो भी चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाती है। उसके बाद गांव में कभी
बाल काटे जाने की घटना नहीं घटती और गांव के लोग ये भी कभी नहीं जान पाते कि वो क्या बला थी जो औरतों को गंजी कर रही थी। ये रहस्य तो सिर्फ मुबारक अली ही जानता था और मुबारक अली ने कभी किसी को ये रहस्य नहीं बताया, यहां तक कि शब्बो को भी नहीं। अमित और विकास शहर में रहते थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। आज दोनों फ्रेंड्स अपनी कार से अपने फ्रेंड मोहित की बहन की शादी में शामिल होने के लिए यूपी के एक गांव दयालपुर जा रहे थे। दयालपुर गांव शहर से 170 किलोमीटर की दूरी पर था। दोनों रात के समय घर से निकले थे और गाड़ी में एंजॉय करते हुए अपना सफर तय कर रहे थे। यार विकास, सफर करने का असली मजा तो रात के समय ही आता है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। रात में गर्मी भी कम होती है और रोड पर ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं होता। अच्छा एक बात तो बता, तू मोहित के गांव कभी पहले भी गया है क्या? नहीं तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूं। मैं तो कई साल पहले एक बार मोहित के साथ उसके गांव गया था। बड़ा मजा आता है। गांव में खुला खुला वातावरण, शुद्ध ताजा हवा। हाँ, क्या बात है गांव की। वाह। दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। लगभग 2 घंटे का सफर करने के बाद वो एक ऐसे दौराहे पर आ जाते हैं जहां मेन रोड से एक छोटी सड़क जंगल की तरफ जा रही थी। अमित अपनी गाड़ी को छोटे रास्ते पर उतार लेता है और उस जंगली रास्ते पर गाड़ी दौड़ाने लगता है। तो विकास कहता है, अरे यार, ये रास्ता तो बड़ा सुनसान है। यहाँ तो सड़क की दोनों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है। अरे यार, दयालपुर गंगा जी के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए वहां पहुंचने के लिए इस जंगली रास्ते से तो गुजरना ही पड़ेगा ना। इस जंगली सड़क पर दूर दूर तक कोई बस्ती या कोई वाहन नजर नहीं आ रहा था। बस हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इस गहरे अंधेरे को अमित की गाड़ी की हेडलाइट्स चीरती हुई सड़क पर दौड़ी चली जा रही थी। एक जगह पर आकर गाड़ी अचानक एक झटका लेकर बंद हो जाती है। अरे, ये गाड़ी को अचानक क्या हो गया? पेट्रोल, हाँ पेट्रोल टैंक तो फुल है, फिर ये गाड़ी बंद कैसे हो गई? अरे यार, लगता है इंजन में कोई फॉल्ट हो गया होगा। चल देखते हैं। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी का बोनट खोलते हैं और इंजन को चेक करने लगते हैं। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो विकास परेशान होकर कहता है, ओफो, अब क्या करें अमित? ये गाड़ी तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। रात के 11 बज रहे हैं यार। इस समय जंगल में हमें कोई हेल्प भी नहीं मिलने वाली है। अरे छोड़ ना यार, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? मैं अभी मोहित को कॉल कर देता हूँ। अब इस हालत में वही एक आदमी है जो हमारी हेल्प करेगा। अमित अपने मोबाइल से मोहित का नंबर डायल करता है, लेकिन उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता। मोहित का फोन नॉट रीचेबल आता रहता है। ओह शिट यार, मोहित का मोबाइल तो नॉट रीचेबल आ रहा है। तो अब क्या करें? क्या सारी रात यहाँ जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी? अरे तू घबरा मत। अब एक काम करते हैं विकास, गाड़ी को यहीं छोड़कर पैदल ही मोहित के गांव चलते हैं। उसका गांव ज्यादा दूर नहीं है। और फिर दोनों पैदल पैदल जंगल के रास्ते चल पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर दोनों को जंगल के बीचों बीच बना एक हवेली नुमा मकान दिखाई देता है जो लाइटों से जगमगा रहा था। दोनों दोस्त मकान को देखकर बड़े हैरान होते हैं। अरे यार, इस बीच जंगल में ये शानदार मकान किसका हो सकता है भला?
यार अमित, मुझे तो लगता है कि ये मकान किसी बड़े किसान का होगा। यहाँ से हमें जरूर कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। चल अंदर चलकर देखते हैं। और दोनों लोग मकान के अंदर चले जाते हैं। अंदर आकर दोनों क्या देखते हैं कि वहां पर किसी की बर्थडे पार्टी का आयोजन है। सारा मकान गुब्बारों और रंग बिरंगी झालरों से सजा हुआ है। संगीत की आवाज आ रही है, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद नहीं है। अरे वाह, क्या सजावट है यार। सजावट देखकर तो लगता है यहाँ किसी की बर्थडे पार्टी है। हाँ यार, बर्थडे पार्टी का इंतजाम तो नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? तभी वहां एक सुंदर लड़की आती है और दोनों से कहती है, आप दोनों कौन हैं और किस गांव से आए हैं? देखिए, हम परेशान हाल मुसाफिर हैं। हमें दयालपुर गांव जाना था, लेकिन रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए हम आपसे यहाँ मदद मांगने आए हैं। देखो, आज हमारे मुखिया की पत्नी का बर्थडे है। 12 बजते ही यहाँ बर्थडे केक काटा जाएगा। तुम भी दावत खाना, उसके बाद हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। ये कहकर लड़की वापस चली जाती है और ये दोनों दोस्त वहाँ पड़े सोफे पर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रात के 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मर्द, औरत और बच्चे सब के सब डरावनी सूरत वाले होते हैं। अमित और विकास इतने डरावने लोगों को देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। अरे यार, हम कहीं गलत जगह पर आकर फंस तो नहीं गए? लगता है ये तो भूत प्रेत हैं यार। हाँ भाई, ये भूत तो हमें जिंदा चबा जाएंगे। मेरी मान, चुपके से यहाँ से निकल ले। हाँ हाँ हाँ, निकल लो, इसी में हमारी भलाई है। दोनों चुपके से बाहर की ओर जाने लगते हैं। तभी उनके सामने एक सरकटा भूत और एक सरकटी भयानक चुड़ैल आ जाती है। इन दोनों ने अपनी कटी हुई मुंडी अपने हाथों में ले रखी थी। चुड़ैल कहती है, तुम दोनों मेरी बर्थडे पार्टी मनाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। आओ, चलो बर्थडे मनाते हैं। चुड़ैल और भूत अमित और विकास को लेकर बाकी भूतों के पास आ जाते हैं। चुड़ैल कहती है, अरे भूत प्रेतों, देखो, ये 2 इंसान भी चुड़ैल की बर्थडे पार्टी में आए हैं। ये दोनों हमारे मेहमान हैं। ये भी हमारे साथ बर्थडे पार्टी मनाएंगे। सारे भूत खुश होकर ताली बजाते हैं। तभी चुड़ैल का पति सिर कटा भूत कहता है, चुड़ैल डार्लिंग, ये इंसान डांस बहुत गजब का करते हैं। तुम अपना बर्थडे केक काटना और ये दोनों डांस करेंगे। ठीक है मुखिया जी, जैसी आपकी इच्छा। भूतों की बातें सुनकर अमित और विकास के हाथ पैर फूल जाते हैं। तभी 2 भूत एक बड़ी सी मेज को धकेलते हुए वहां लाते हैं, जिस पर एक इंसानी लाश रखी होती है और लाश के ऊपर गुब्बारे और मोमबत्तियां लगी होती हैं। भूत कहते हैं, चुड़ैल रानी, आपका बर्थडे केक हाजिर है। अरे इंसानों, चलो डांस करना शुरू कर दो। मैं केक काटती हूँ, फिर तुम भी हमारे साथ मिलकर ये केक खाना। अमित और विकास इंसानी लाश का केक देखकर बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। फिर अचानक वहां गुप अंधेरा हो जाता है और फिर सुबह होने पर जब दोनों को होश आता है तो दोनों अपने आप को जंगल में पड़ा हुआ पाते हैं। अब ना तो वहां पर कोई मकान था और ना ही कोई चुड़ैल।
दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। अरे यार, हम तो रात को भूतिया मकान के अंदर थे ना। वो मकान कहाँ चला गया और वो भूत कहाँ गए? अरे बेवकूफ, तू बेकार की बातों को छोड़ और निकल ले यहां से। अरे भगवान की दया है जो हम भूतों से बच गए। और फिर दोनों उठकर वहां से भागते हैं। दोनों अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं। अमित के स्टार्ट करने पर गाड़ी भी एकदम स्टार्ट हो जाती है और दोनों गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अमित और विकास अपने साथ घटी इस रहस्यमयी घटना के बारे में सोच कर परेशान थे कि आखिर इस घटना के पीछे क्या रहस्य था, लेकिन दोनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई साल पहले की ये घटना है। रामबाग कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान था। मकान मालिक इस मकान में नहीं रहता था। वो इस मकान को किराए पर दिया करता था। फिलहाल इस मकान में कोई भी किराएदार नहीं था, इसलिए कुछ महीनों से मकान खाली पड़ा हुआ था। एक दिन की बात है। जून महीने की चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी। सूरज आग बरसा रहा था और ऐसे माहौल में एक पंखों वाली चुड़ैल आकाश में उड़ती हुई चली जा रही थी। भयंकर गर्मी के कारण चुड़ैल की हालत खराब हो रही थी। अरे बाप रे, कितनी भयंकर गर्मी है। ये गर्मी तो मुझे झुलसा कर मार ही डालेगी। क्या करूं? क्या करूं? इस गर्मी से कैसे छुटकारा पाऊं? तभी चुड़ैल की नजर मकान की छत पर रखी हुई बड़े साइज वाली पानी की टंकी पर पड़ी और टंकी को देखकर चुड़ैल के मन में विचार आया। क्यों ना मैं इस टंकी के पानी में कुछ देर बैठकर थोड़ी देर ठंडक ले लूं। इस भयंकर गर्मी से कुछ तो राहत मिलेगी। और ये सोचकर चुड़ैल मकान की छत पर उतर गई और टंकी के अंदर चली गई। आहा, इस टंकी के अंदर तो बहुत ठंडक है। यहाँ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब तो मैं गर्मी का पूरा महीना इसी टंकी में रहकर गुजारूंगी। और इस तरह चुड़ैल ने टंकी के अंदर ही अपना डेरा जमा लिया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर प्रभाकर और उनकी पत्नी सोनाली अपने 2 बच्चों राजू और मोनी के साथ मकान में रहने के लिए आए। अभी इस फैमिली को 2 ही दिन इस मकान में आए हुए गुजरते हैं कि फिर एक दिन सुबह के समय डॉक्टर प्रभाकर अपनी पत्नी सोनाली से कहते हैं, सोनाली, आज मुझे हॉस्पिटल जरा जल्दी पहुंचना है। फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। ठीक है, आप जब तक नहाएंगे मैं आपका नाश्ता बना दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर प्रभाकर बाथरूम में नहाने चले गए। डॉक्टर शावर चलाकर नहाने लगते हैं और अपने सारे शरीर पर साबुन लगाते हैं। तभी शावर के अंदर से चुड़ैल का हाथ बाहर निकलता है और हाथ लंबा होकर प्रभाकर की पीठ मलने लगता है। प्रभाकर चौंक जाता है और पीछे पलटकर देखता है। तब तक चुड़ैल का हाथ वापस शावर के अंदर चला जाता है। प्रभाकर को वहां कुछ भी नजर नहीं आता, तो वो हैरान होकर सोचने लगता है, ये मेरी पीठ पर हाथ किसने फिराया? लेकिन बाथरूम में तो मेरे सिवा और कोई है नहीं। अब लगता है मेरा वहम था। ये सोचकर डॉक्टर प्रभाकर फिर से नहाने लगे। रसोई में सोनाली नाश्ता बना रही थी। सोनाली जैसे ही गिलास धोने के लिए
सिंक का नल खोलती है कि तभी नल के अंदर से चुड़ैल का हाथ बाहर निकलता है और सोनाली का हाथ पकड़ लेता है। सोनाली डरावने हाथ को देखकर डर जाती है और सोनाली की चीख निकल जाती है। बचाओ बचाओ, भूत 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 ने मेरा हाथ पकड़ लिया, प्रभाकर मुझे बचाओ। सोनाली के चीखने से चुड़ैल का हाथ सोनाली का हाथ छोड़कर वापस नल में चला गया। प्रभाकर दौड़ा दौड़ा किचन में आया। अरे क्या हुआ सोनाली, तुम चीख क्यों रही हो? प्रभाकर प्रभाकर, इस नल के अंदर भूत का हाथ है। हाँ। भूत का हाथ है? अरे क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भूत प्रेत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से भूत का हाथ देखा है। उस हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। ओहो सोनाली, अरे देखो हम इस मकान में अभी नए नए आए हैं ना, नई जगहों पर अक्सर इस तरह का भ्रम हो ही जाता है। मुझे भी बाथरूम में ऐसे ही लगा था, जैसे कोई मेरी पीठ सहला रहा हो, लेकिन वो तो सिर्फ मेरा भ्रम था ना। प्रभाकर सोनाली को समझा बुझाकर शांत कर देता है। फिर रात हो जाने पर वॉश बेसिन का नल अचानक अपने आप खुल जाता है और नल से निकलकर चुड़ैल बाहर आ जाती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे तो कुछ खाने को चाहिए। चुड़ैल पूरे घर में कुछ खाने की चीज तलाश करने लगती है। फिर वो डाइनिंग हॉल में रखे हुए फ्रिज के पास आती है और फ्रिज खोलकर देखती है। अरे ये अलमारी तो अंदर से बड़ी ठंडी है और खाने पीने का सामान भी इसी के अंदर रखा हुआ है। चुड़ैल फ्रिज में रखा हुआ सारा दूध पी जाती है, सारे सेब केले और अंडे खा जाती है। तभी वहां पर राजू नींद से उठकर पानी पीने के लिए आता है और डरावनी चुड़ैल को देखकर बुरी तरह डर जाता है। चुड़ैल राजू को घूर कर देखती है और कहती है, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे भी खा जाऊंगी। राजू डर कर वापस अपने कमरे में भाग जाता है और चुपचाप बिस्तर पर लेटकर सो जाता है। सुबह हो जाने पर जब सोनाली फ्रिज खोलकर देखती है और फ्रिज से खाने पीने का सामान गायब पाती है तो वो सोचने लगती है, अरे कमाल की बात है, फ्रिज से दूध और नाश्ते का सामान कहाँ चला गया? तभी वहां पर प्रभाकर, राजू और मोनी आ जाते हैं। क्या हुआ सोनाली, कैसे परेशान हो रही हो? देखो ना प्रभाकर, फ्रिज में ना तो दूध है और ना ही नाश्ते का सामान, पता नहीं कहाँ चला गया। मम्मी, मुझे लगता है राजू भैया ने आधी रात को उठकर सब कुछ खा लिया होगा। ये बड़े पेटू है ना। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं खाया। ये सारा सामान कल रात एक डरावनी सी औरत ने खाया है। मैंने उसे सब कुछ खाते हुए अपनी आंखों से देखा था मम्मी। सुना आपने, मैं कह रही थी ना, इस मकान में जरूर कोई भूत प्रेत है। अरे नहीं श्रीमती जी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसी बेतुकी बातें कर रही हो। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब कही सुनी मनगढ़ंत बातें होती हैं। डॉक्टर प्रभाकर सोनाली की बातों को अनसुनी करके वॉश बेसिन पर जाकर मुंह धोने लगता है। तभी वॉश बेसिन के नल से निकलकर चुड़ैल बाहर आ जाती है। भयानक शक्ल वाली चुड़ैल को देखकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब बुरी तरह डर जाते हैं। अरे मैं भूतनी नहीं, चुड़ैल हूँ।
चुड़ैल, तुम हमारे घर में कहां से आ गई? तुम जाओ यहां से। मुझसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मम्मी, मुझे इस चुड़ैल से बहुत डर लग रहा है। मम्मी, इसे यहाँ से जाने को बोलो। चुड़ैल बहन, मेरे दोनों बच्चे तुमसे बहुत डर रहे हैं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, मेरे कारण तुम परेशान मत हो। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। तभी चुड़ैल की पीठ पर 2 पंख उगाते हैं और चुड़ैल अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़कर मकान से बाहर चली जाती है और सब लोग सुकून की सांस लेते हैं। उस दिन के बाद से फिर कभी कोई विचित्र घटना इस मकान में नहीं घटी और ना ही वो चुड़ैल किसी को नजर आई। डॉक्टर प्रभाकर की फैमिली अब बड़े आराम से इसी मकान में रहती है।